संस्कृति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सामाजिक न्याय का टॉपिक है और सामाजिक न्याय सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 में एक अलग से खंड रखा गया है। अगर आपने उसको गौर से देखा होगा तो ऐसा लगता है कि सामाजिक न्याय वह टॉपिक है जो शायद राज व्यवस्था या भारत का संविधान या अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तुलना में कम महत्व का है। ऐसी एक आम अवधारणा छात्रों में विद्यमान है, ऐसा मैंने भी अनुभव किया है। लेकिन क्या यह बात सही है कि उसका महत्व कम है या संघ लोक सेवा आयोग ने उसको केवल एक औपचारिकता के तौर पर शामिल कर रखा है या प्रशासन की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण है, और अगर है तो प्रश्नों का भारांश उस पर कितना है, वेटेज उसका कितना है उस प्रश्न पत्र में, इसको भी समझने की ज़रूरत है। यह जो टॉपिक है यह राज व्यवस्था, संविधान, शासन व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या समाज किससे जुड़ता है, पहले हमारी समझ तो यह होनी चाहिए। दूसरा कि आखिर सामाजिक न्याय में हमें पढ़ना क्या चाहिए, सामाजिक न्याय देने का तरीका क्या होगा, यह जानकारी होनी चाहिए। सामाजिक न्याय की संकल्पना क्या है, इसकी समझ होनी चाहिए। उसके दार्शनिक पक्ष क्या हैं, इसकी समझ होनी चाहिए। तो पहले हमें यह तय करना है कि आखिर इस विषय में या इस खंड में उसके मूल अवयव, मौलिक अवयव उसके कौन से हैं। उन्हीं अवयवों में से एक अवयव को आज मैंने आपके लिए चुना है इस लेक्चर में, और उसके अंदर जो हमें बात करनी है वो तो मैं करूंगा ही। आपको यह भी स्पष्ट कराने की कोशिश करूंगा कि यह जो विषय है या यह जो खंड है प्रश्न पत्र 2 में, वह कैसे आपको सफल बनाने में, प्रश्न पत्र 2 में अच्छे अंक लाने में कैसे मददगार हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यह देख लें कि इस टॉपिक में मुझे पढ़ना क्या है। आपके सामने कुछ बातें यहां लिखी हैं मैंने, और टॉपिक का जो शीर्षक है वह है सामाजिक बहिष्करण, सामाजिक न्याय एवं स्व सहायता समूह। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द होता है सोशल एक्सक्लूजन, सोशल जस्टिस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बहिष्करण क्या होता है, सामाजिक बहिष्करण क्या होता है, कैसे वह सामाजिक न्याय दिलाने में चुनौती के रूप में सामने खड़ा है हमारे, उस चुनौती का सामना एक प्रशासक किस आधार पर करेगा, यही समझना है हमें यही जानना है कि हम सामाजिक न्याय या न्याय, सामान्य रूप से अगर कहें न्याय, जस्टिस, तो हम जस्टिस को डिलीवर कैसे कर सकते हैं। तो जब तक हमें जस्टिस की संकल्पना समझ में नहीं आती, हमें मतलब प्रशासक को, अगर उसकी संकल्पना ही उसकी समझ से बाहर है तो वह स्वाभाविक तौर पर वह न्याय उपलब्ध नहीं करा सकता। अगर न्याय की समझ है तो किस तरह का न्याय, नैसर्गिक, नेचुरल जस्टिस, या सामाजिक, सोशल जस्टिस, या आर्थिक, इकोनॉमिक जस्टिस, राजनीतिक, पॉलिटिकल जस्टिस, विधिक न्याय, लीगल जस्टिस, प्रशासनिक न्याय, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, कितने तरह के न्याय और कौन सा न्याय मुझे उपलब्ध कराना है, इसकी समझ का होना भी अनिवार्य है। तो इस टॉपिक में वो सारी बातें अंदर समाहित हो जाती हैं जिन पर हम लोग, जो जितनी बातें अभी मैंने कही वो सब इस टॉपिक के अंदर समाहित हो जाती हैं अगर हम उसकी संकल्पना को अच्छे से समझते हैं तब। तो सामाजिक बहिष्करण, सामाजिक न्याय एवं स्व सहायता समूह शीर्षक में हम पहले पढ़ेंगे कि टॉपिक के चयन के क्या कारण हैं।
क्यों यह टॉपिक चुना है मैंने आपके लिए? जाहिर है उसका एक कारण यही लिखा है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से कि परीक्षा की दृष्टि से इसका महत्व क्या है और कितना है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए। कोई भी टॉपिक, कोई भी खंड पढ़ने के पूर्व सबसे पहला प्रश्न जो दिमाग में आना चाहिए वो क्या है कि वाई एम आई रीडिंग दिस, मैं क्यों पढ़ रहा हूं इसको, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इससे 4 प्रश्न आएंगे, क्या मुझे अंक दिलाने में सहायता करेगा, क्या मेरी सफलता में मददगार होगा या मेरी जानकारी बढ़ाएगा, क्या वजह है उसको पढ़ने की। तो परीक्षा की दृष्टि से इसका महत्व क्या है अभी के चरण में, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद सामाजिक बहिष्करण की संकल्पना क्या होती है, व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय सोशल एक्सक्लूजन, बहिष्करण का क्या अर्थ है, बहिष्करण के कारण क्या है और भारत में विशेषकर बहिष्करण की स्थिति क्या है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। अगर बहिष्करण दूर कर दिया जाए तो समावेशन होता है, इंक्लूजन। एक्सक्लूजन को का विलोम देखें, अपोजिट, तो वह इंक्लूजन हो गया। तो सामाजिक समावेशन क्या होता है इसकी समझ होनी चाहिए। सामाजिक न्याय, ऑब्वियसली ये पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि सोशल जस्टिस आखिर है क्या, और स्व सहायता समूह कैसे सोशल जस्टिस डिलीवर करने में मददगार होते हैं। स्व सहायता समूह क्या हैं, उनकी संकल्पना, उसकी पृष्ठभूमि, उनके कार्य, उनकी भूमिका किस तरह की है। एक यह भी हमें समझ में आना चाहिए कि कार्य और भूमिका में अंतर क्या होता है। आमतौर पर हम करते यह है कि अगर हमसे भूमिका पूछी जाती है हम उत्तर में कार्य लिखकर चले जाते हैं और तब हम यह कहते हैं कि मुझे अंक नहीं आया। तो मुझे यह अंतर समझ में आना चाहिए कि कार्य और भूमिका क्या है। कार्य को अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शन, भूमिका को कहते हैं रोल। सो रोल एंड फंक्शन आर नॉट सिनोनिम्स, पर्यायवाची नहीं है दोनों। तो दोनों के उत्तर में पर्याप्त भिन्नता है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग कि स्व सहायता समूह के संदर्भ में कार्य और उसकी भूमिका क्या है। न्याय की अवधारणा भी समझेंगे हम कि न्याय होता क्या है। सामान्य तौर पर सामाजिक न्याय कैसे दिया जाएगा, क्या होता है, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय की स्थिति क्या है और उसका न्यायिक दृष्टिकोण क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज द व्यूज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने कैसे न्याय की अवधारणा या सामाजिक न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इतनी बातों को हम आज इस लेक्चर में शामिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात एक और मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं कि सामाजिक न्याय में 2 शब्द हैं। एक शब्द है सामाजिक, एक है न्याय। सामाजिक का क्या अर्थ, जो समाज से जुड़ता हो, साधारण भाषा में। जैसे हमने इसका अर्थ समझा कि समाज से जुड़ता है तो हमने इसको मान लिया कि यह भारतीय समाज का एक पहलू है। वो है, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन परीक्षा में समाज से जुड़ी हुई चीज़ों को कहाँ और कैसे रखा है आयोग ने पाठ्यक्रम में, उसकी समझ अगर हमें है तो हम उस विषय की अंदरूनी बातों को समझकर हम वहाँ पहुँच सकते हैं जो प्रश्न की मांग है। और यदि हम उस मांग तक पहुँच गए तो हम उसका स्वाभाविक तौर पर अच्छा उत्तर दे सकते हैं। भारतीय समाज जो टॉपिक है यह प्रश्न पत्र 1 में रखा गया है। इतिहास, संस्कृति है और भूगोल है और भारतीय समाज है। प्रश्न पत्र 2 में राज्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ सामाजिक न्याय शब्दावली का प्रयोग है।
समझना हमें यह है कि क्या सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण भारतीय समाज को पढ़ने वाला दृष्टिकोण होना चाहिए या शासन के संदर्भ में सामाजिक न्याय पढ़ा जाना चाहिए। पहला गंभीर प्रश्न तो यही है हमारे सामने। क्यों है गंभीर? क्योंकि यही हमारे उस दृष्टिकोण को विकसित करेगा जिस पर हमारा अंक निर्भर करता है। अगर हमने दृष्टिकोण सटीक नहीं रखा, संदर्भ सटीक नहीं बनाया, तो हम इस खंड में जो प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न की मांग को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें समझने की जरूरत यह है कि यदि सामाजिक न्याय भारतीय समाज के दृष्टिकोण से पढ़ा जाना चाहिए था तो इस खंड को भी पेपर 1 में ही होना चाहिए था। पेपर 2 में इसको रखने के पीछे तर्क यह है कि सामाजिक न्याय देगा कौन, इसकी समझ छात्रों को होनी चाहिए। और कौन देगा? वह देगी हमारी शासन व्यवस्था। The system of governance has to deliver social justice. That is its objective. शासन व्यवस्था का वह उद्देश्य है सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना। क्यों है ऐसा? क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। और समाज के स्तर पर यदि कल्याण नहीं होगा तो जो लक्ष्य भारत के संविधान ने शासन व्यवस्था के सामने रखा है उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण शासन व्यवस्था का होना चाहिए, न कि भारतीय समाज का। भारतीय समाज का दृष्टिकोण कुछ और है जिसके लिए आपको पेपर 1 समझने की जरूरत है। उसकी मूल बातों की समझ होनी चाहिए। उस पर हमें नहीं जाना, वो दूसरे प्रश्न पत्र की बात है। मैं अपने लेक्चर को सीमित कर रहा हूं प्रासंगिकता की दृष्टि से सामाजिक न्याय पर, कि सामाजिक न्याय को पढ़ने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। अगर ऐसा दृष्टिकोण है तो प्रश्न पत्र 2 में इसका वेटेज भी उसी रूप में होना चाहिए, तभी उसको हम प्रासंगिक कह सकते हैं। जो बात मैंने अभी कही कि अगर ये दृष्टिकोण सही नहीं है मान लें, तो जो प्रश्न पत्र 2 में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सामाजिक न्याय का भारांश, वेटेज कम होना चाहिए। अगर वेटेज ज्यादा है तो निश्चित रूप से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि जो हमने दृष्टिकोण समझने की कोशिश की है वही दृष्टिकोण आयोग ने हमसे मांगा भी है। वो कैसे सिद्ध करेंगे? उसके लिए आपके लिए एक विश्लेषणात्मक बात रखी गई है सामने। ये प्रश्न पत्र 2 का विश्लेषण है, प्रश्नों का 2015 से लेकर 2020 तक का। यहां आप देख रहे हैं सामाजिक न्याय को ब्लू कलर से दर्शाया गया है। 2015 में 100 अंक, 16 में 87.5, 17 में 85, 18 में 75, 19 में 90, 20 में 75। इसका मतलब हुआ कि एवरेज जो किसी भी कीमत पर 75 नंबर से कम इसका वेटेज नहीं है। अगर हमने इसको उस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा तो 250 के पेपर में 75 अंक अगर आपने सटीक नहीं है अगर आपका, तो बहुत स्वाभाविक है कि अंक उस प्रश्न पत्र में कम होगा। यहां राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था का भारांश तो बहुत है, 115, 125 बहुत है। हम उसमें कितने अंक की आशा कर सकते हैं?
125 में 125, 125 में 25, 125 में 70, क्या आशा रख सकते हैं? जितनी आशा रखें, 125 में 125 की आशा रखना ये तर्कसंगत नहीं है। तो अगर आपको 125 में से 70 आया, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंध में 50 अंक में से अगर आपने 25 लाया और यह आपने गड़बड़ कर दिया, तो आपके अंक होते हैं 95। अगर 150 अंक लाना है 250 में, तो इस पर काम करना ही होगा, दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास। तो सामाजिक न्याय की पढ़ाई, सामाजिक न्याय की समझ परीक्षा में मुझे न्याय दिलाएगी, इस रूप में भी इसे समझा जा सकता है। So this topic is highly significant from the viewpoint of the examination. परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण कहा जाना चाहिए और यही रीजन है कि इसको मैंने आज आपके लिए चुना है, ताकि एक आउटलाइन, एक रूपरेखा उस विषय की हो जाए और आपको यह महसूस हो कि इसको पढ़ने से हमें सफलता प्राप्त करने में कितनी सुविधा होगी। इसी आधार पर हमें आगे बढ़ना है, एक एक करके टॉपिक को लेकर। अब सबसे पहले हमारे सामने शब्दावली है सामाजिक बहिष्करण। अंग्रेजी में कह रहे हैं इसको एक्सक्लूजन। जहां शब्द लगा होता है, प्रत्यय लगा होता है करण, ION, इट मीन्स अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है वह। उदारीकरण, बहिष्करण, भूमंडलीकरण, सशक्तिकरण, जहां जहां करण लगा है वो प्रक्रिया है। जब परिभाषा देंगे हम उसकी, इसका मतलब कि सामाजिक बहिष्करण कोई स्थिति नहीं है, वह एक प्रक्रिया है। जो प्रक्रिया किसी व्यक्ति या समुदाय को, व्यक्ति को, परिवार को या समुदाय को, समूह को मुख्य धारा से अलग करती है। किसकी मुख्य धारा? विकास की मुख्य धारा से अलग करती है। ये जो वाक्य कहा मैंने, ये बड़ा चर्चित वाक्य है अभ्यर्थियों के बीच, छात्रों के बीच, आपके बीच, कि हमें काम ऐसा करना है जिससे मैं उस व्यक्ति, समुदाय को, समूह को विकास की मुख्य धारा से जोड़ दूं। ये मुख्य धारा है कहां? कहां मुख्य धारा हमें दिखेगी और मुख्य धारा का अर्थ क्या होता है? विकास की मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट। विकास के लिए क्या आवश्यक है? किसी भी व्यक्ति, समुदाय, परिवार, विकास के लिए क्या आवश्यक है? सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, रिसोर्सेस। ऐसा साधन जिसको बार बार उत्पादन की गतिविधियों में लगाया जा सके। तो अगर मेरे पास पर्याप्त मात्रा में सही समय पर आवश्यक संसाधन मिल जाएं, तो मैं उन संसाधनों का प्रयोग करके विकास कर सकता हूं। फिर से, कि यदि मैं विकास करने की इच्छा रखता हूं, तो मुझे उसके लिए आवश्यक संसाधन चाहिए। वो संसाधन या तो मुझे सरकार की तरफ से मिलेगा या मैं स्वयं अपनी क्षमता के हिसाब से उसे खरीदूंगा। संसाधन मेरे पास होना चाहिए पर्याप्त, जितनी आवश्यकता है, और सही समय पर होना चाहिए।
और प्रासंगिक होना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है कि मुझे अगर इस पेन को बनाना है तो पेन में बनाने वाली जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वह मेरे पास संसाधन के तौर पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि संसाधन मैं दे देता हूं आपको, लेकिन मेरे पास अभी शर्ट बनाने वाले धागे मौजूद हैं, तब तक आप इसको यूज कर लीजिए और ये बाद में मिलेगा आपको। तो मुझे इसी का उत्पादन करना है। तो मेरे लिए वो संसाधन अगर उपलब्ध है भी तो वह संसाधन मेरे लिए व्यर्थ है। तो कहने का अर्थ क्या है कि किसी भी व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राज्य, राष्ट्र, समाज, किसी के भी विकास के लिए सही समय पर प्रासंगिक और पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। और अगर उसको वो संसाधन धारणीय रूप से, सस्टेनेबली अगर उसको मिल रहे हैं, तो उसके विकास की दर निरंतर बढ़ती है। तो संसाधनों की धारणीय उपलब्धता जहां सुनिश्चित होती है, उसी को हम विकास की मुख्य धारा कहते हैं। अब इसको धारा के तौर पर अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझें तो यहां पर संसाधन उपलब्ध है धारणीय रूप से, और कुछ समूह ऐसे हैं जो जिनके पास वो संसाधन, जिनकी पहुंच उन संसाधनों तक है, आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण भी हो सकती है। तो मान लिया हमारे पास समूह है ए, बी, सी। ए इसमें शामिल है, बी इसमें ऐसे है समूह का। तो ए जो समूह है उसकी पहुंच संसाधनों तक है। इसका अर्थ हुआ कि इस विकास की मुख्य धारा में शामिल है। यह जो ग्रुप है इसका कुछ भाग उसको संसाधन तक उसकी पहुंच है, या तो मुख्य धारा में है, दूसरा जो भाग है इसका वह मुख्य धारा से बाहर है। और सी जो समूह है यह पूरी तरीके से बाहर है। तो कहा जाएगा कि सामाजिक बहिष्करण वह प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति, परिवार, समुदाय को विकास की मुख्य धारा से बाहर करती है। तो कहा जाएगा कि समूह सी बहिष्कृत समूह है, समूह ए समावेशित है, included, it is included in the mainstream of development and this is excluded in the from the mainstream of development। विकास की मुख्य धारा से बहिष्कृत है वह। इसका अर्थ हुआ कि जो समुदाय, जो समूह बहिष्कृत है, उसको वाक्य में कैसे लिखा जाएगा कि उस समूह के सदस्यों की पहुंच धारणीय रूप से संसाधनों के प्रवाह तक नहीं है, और वो संसाधन तक नहीं पहुंच पा रहे। इसका मतलब है कि वो संसाधनों से वंचित रह जा रहे हैं, वंचन के शिकार है वह। तो यह हो गया संसाधनों से वंचित समूह है। दैट इज व्हाट एक्सक्लूजन इज, कि सामाजिक ये बहिष्करण, सामाजिक नहीं, बहिष्करण किसी व्यक्ति, परिवार या समूह को विकास की मुख्य धारा से बाहर करने वाली प्रक्रिया है। अर्थात जब कोई समूह संसाधनों से वंचित रह जाता है तो उसे बहिष्कृत समूह या एक्सक्लूडेड ग्रुप की संज्ञा दी जा सकती है। अब इस बहिष्करण के कई कारण हो सकते हैं। वो कारण आर्थिक भी हो सकता है, वो कारण राजनीतिक भी हो सकता है, वो कारण सामाजिक सांस्कृतिक भी हो सकता है। अगर हम किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विभेद कर रहे हैं तो उस विभेद के कारण भी वह समूह संसाधनों से वंचित हो जा सकता है, और उस विभेद के कारण
उसे बहिष्कृत समूह कहा जाएगा। सो देयर मे बी डिफरेंट रीजंस फॉर एक्सक्लूजन, कई कारण हो सकते हैं बहिष्करण के। तो हमें यहां यही देखना है कि सामाजिक बहिष्करण होता क्या है। हमें बात करनी है सोशल एक्सक्लूजन की, न कि अन्य। अब यह कहा जा रहा है कि आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में भागीदारी से वंचन है। भागीदारी की मुख्य धारा, कैसी भागीदारी? आर्थिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी और राजनीतिक भागीदारी। उदाहरण के तौर पर क्या कहेंगे? तो जो अभी मैंने ये बताया कि संसाधनों की मुख्य धारा है, अगर संसाधन को खरीदने की क्षमता इसके पास नहीं है तो यह जो बहिष्कृत समूह है, यह आर्थिक रूप से उसकी भागीदारी कम हो गई है, अर्थात यह समूह आर्थिक रूप से बहिष्कृत है। खरीदने की क्षमता इसकी कम क्यों है? हो सकता है इसमें बेरोजगारी हो। बेरोजगारी क्यों है? हो सकता है इसके पास इसकी जातिगत समस्या ऐसी है, जाति के आधार पर इसके साथ विभेद किया जाता है, इसलिए उसको रोजगार के अवसर, समान अवसर नहीं मिल पा रहे। और जब रोजगार का समान अवसर नहीं मिल रहा तो बेरोजगारी की दर इस समूह में बढ़ जाती है और उसके कारण उसकी जो क्रय शक्ति है, संसाधनों को खरीदने वाली जो क्षमता है, वह कम हो जाएगी, जिसके कारण वह संसाधनों तक नहीं पहुंच पाएगा और संसाधनों से वंचित रह जाएगा और आर्थिक रूप से बहिष्कृत समूह के रूप में तब्दील हो जाएगा। सो दैट इज इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ठीक उसी तरह अगर राजनीतिक प्रक्रियाओं में किसी को हम भागीदारी से रोकते हैं किसी भी कारण, फिर विभेद है, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज द कोर ऑफ इनजस्टिस। विभेदीकरण ही अन्याय का सबसे बड़ा कारण है। कैसे है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो अगर उसका विभेद हो रहा है, उसके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है, पूर्वाग्रह के साथ व्यवहार हो रहा है। विभेद करने का क्या मतलब है? विभेदीकरण का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति या परिवार या समुदाय के साथ हम कोई ना कोई पूर्वाग्रह रखकर व्यवहार कर रहे हैं और पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, बायस्ड बिहेवियर या प्रेजुडिस्ड बिहेवियर है। तो अगर उसके साथ हमने विभेद किया है तो राजनीतिक प्रक्रियाओं में भी उसकी भागीदारी घटेगी और वह राजनीतिक रूप से बहिष्कृत मान लिया जाएगा या हो जाएगा। ठीक उसी तरह सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में यदि उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने से उसे रोका गया है तो वह सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूह कहा जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी से रोकना सामाजिक बहिष्करण उत्पन्न करता है। सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी को क्या कहते हैं? नागरिक अधिकार। सिविल राइट्स। किसी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया, अनटचेबिलिटी, तो हमने उसको कहा कि आप इस मंदिर में, इस तीर्थ स्थल पर, इस पूजा के स्थल पर नहीं जा सकते बिकॉज यू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कास्ट। तो हमने उसको एक सांस्कृतिक गतिविधि में भागीदारी से रोक दिया। इसको तकनीकी भाषा में, कानून की भाषा में क्या कहेंगे? वायलेशन ऑफ सिविल राइट्स।
कि उस व्यक्ति के नागरिक अधिकार का उल्लंघन हो गया। तो जब नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो जो स्थिति बनेगी वह सामाजिक रूप से बहिष्कृत होने वाली स्थिति बनेगी। तो कहा जाएगा कि सामाजिक जो बहिष्करण है वह मूलतः नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण होती है, उत्पन्न होती है वह स्थिति। तो एक तरफ आर्थिक रूप से बहिष्कृत हो सकता है कोई समूह कि उसकी क्रय शक्ति कम है, वह भी विभेद के कारण है, और संसाधनों की मुख्य धारा में वह उसकी पहुंच नहीं है। राजनीतिक प्रक्रियाओं में अगर उसकी भागीदारी सीमित है, वह भी विभेद के कारण है, तो वह राजनीतिक रूप से बहिष्कृत होगा। और यदि उसके नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूह कहा जाएगा। इट विल बी सोशली एक्सक्लूडेड। जैसे नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम उस व्यक्ति या परिवार की गरिमा को छेड़ते हैं। डिग्निटी, व्यक्ति की गरिमा प्रभावित होती है, सम्मान को ठेस लगती है। और किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वह उसकी गरिमा है। गरिमामय जीवन होना चाहिए, तभी जीवन के अधिकार का कोई औचित्य है। इसलिए मानवीय गरिमा, भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, उसमें जीवन शब्द, प्राण जो शब्द है, प्राण शब्द के अर्थ में मानवीय गरिमा इसीलिए रखी गई है, जो उच्चतम न्यायालय ने कहाँ रखी थी। अगर आपने पढ़ा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, उस मामले में न्यायालय ने कहा कि मानवीय गरिमा प्राण शब्द के अर्थ में शामिल होगा। क्यों होगा शामिल, और क्यों नागरिक अधिकारों के उल्लंघन से मानवीय गरिमा प्रभावित होगी? एक झलक उसको देखते हैं। किसी व्यक्ति का जन्म और उसकी मृत्यु, जन्म भी एक जैविक प्रक्रिया का परिणाम है और मृत्यु भी जैविक है। मान लिया जन्म और मृत्यु के बीच 70 वर्षों का अंतराल है, इसका मतलब कि उसकी आयु 70 वर्ष है। यह 70 वर्ष वो कहां बिताएगा? समाज में। इसका अर्थ क्या है कि लाइफ इज मोर सोशियोलॉजिकल देन मियरली बायोलॉजिकल। जीवन केवल जैविक नहीं होता, जीवन का बड़ा भाग सामाजिक होता है। और समाज में अगर किसी व्यक्ति की गरिमा नहीं है तो उसका जीवन अर्थहीन मान लिया जाएगा, समाज की भाषा में भी, कानून की भाषा में भी। इसका अर्थ है कि जब हम मानवीय गरिमा को छेड़ते हैं, नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, मानवीय गरिमा को छेड़ते हैं, तो उसे हम सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर देते हैं। यह जो संकल्पना आई है उससे नाम लिखा है मैंने रेनी लेनॉय की संकल्पना है, जिन्होंने सोशल एक्सक्लूजन शब्दावली का प्रयोग किया था। इसका अर्थ हुआ कि हम जब विभेद करेंगे, पहला चरण है विभेद। ये क्या है? पक्षपातपूर्ण अथवा पूर्वाग्रह युक्त व्यवहार है। इससे उत्पन्न क्या हो गया? नागरिक अधिकारों का
उल्लंघन। हम लोग बात कर रहे हैं केवल सामाजिक बहिष्करण की। वी आर टॉकिंग ओनली, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इससे क्या हो गया? सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूह, और इसके बाद क्या होगा? मानवीय गरिमा का उल्लंघन। सो सोशल एक्सक्लूजन इज वेरी वेरी सीरियस इशू। अगर हमने सोशल एक्सक्लूजन दूर कर दिया, मतलब इसकी सुरक्षा कर दी, तो कहा जाएगा कि हमने सामाजिक न्याय दे दिया है। सो रिमूवल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन विल यील्ड सोशल जस्टिस। सामाजिक बहिष्करण की समाप्ति सामाजिक न्याय उपलब्ध कराती है। सामाजिक बहिष्करण की समाप्ति कैसे होगी? हो गई इसका मतलब कि उसकी गरिमा सुरक्षित है। गरिमा सुरक्षित होने के लिए सामाजिक रूप से बहिष्कृत नहीं होना होगा, इसके लिए नागरिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना होगा, और इसके लिए विभेद रोकना होगा। तो अगर विभेद रोक दिया तो अंतिम रूप से हम सामाजिक न्याय उपलब्ध करा सकते हैं। इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान में इसकी स्थिति क्या है। यहां लिखा है बहिष्करण की प्रकृति क्या होती है। वन इज पैसिव, निष्क्रिय, एंड दिस इज एक्टिव, सक्रिय। बाहर से कोई व्यक्ति आया हमारे यहां शरण लेने के लिए, शरणार्थी, उसके साथ विभेद कर दिया और उसको अपने समाज में शामिल नहीं होने दिया, यह एक्टिव एक्सक्लूजन है। शरणार्थियों को उपयोगी राजनीतिक दर्जा देने से इनकार करना सक्रिय बहिष्करण है। लेकिन सामाजिक कारकों से उत्पन्न जो वंचन होता है वह निष्क्रिय है। सामाजिक कारक क्या हो गए? जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश। अगर याद है अनुच्छेद 15(1) भारत के संविधान का, तो इन्हीं आधारों पर विभेद रोका गया है। क्यों? ताकि निष्क्रिय बहिष्करण से प्रभावित कोई समूह नहीं हो। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 15(1) की जो बात है वह भारत में सामाजिक बहिष्करण दूर करने के उद्देश्य से रखी गई है, ताकि हम मानवीय गरिमा अंतिम रूप से सुरक्षित करें, और मानवीय गरिमा की सुरक्षा अगर हो जाए तो हम सामाजिक न्याय उसे उपलब्ध करा सकते हैं। ये दो तरह के बहिष्करण कहे जा सकते हैं। अभी जो मैंने बात कही उसी का एक संक्षिप्त रूप यहां लिखा है कि कैसे पहचानेंगे कि कोई समूह बहिष्कृत है। सबसे आसान तरीका क्या है? कि वह संसाधनों तक उसकी पहुंच नहीं है। इसका मतलब विकास की मुख्य धारा में वह नहीं है, तो संसाधनों तक पहुंच में असमानता है। कौन से संसाधन? सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय, सब। शिक्षा, स्वास्थ्य तक पहुंच नहीं है, बैंक खाता नहीं है, उत्पादक गतिविधियों में वह पूंजी उसके पास नहीं है लगाने के लिए। तो संसाधनों तक पहुंच अगर पर्याप्त उसकी नहीं है तो वह एक लक्षण है, सिम्टम, कि वह सामाजिक वो बहिष्करण का शिकार है। अवसरों से वंचन है, डिप्राइवेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पर्याप्त अवसर उसे नहीं मिल पा रहे, और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी उसकी कम है या नहीं है या सीमित है। तो हम उससे पहचान सकते हैं कि अमुक जो समूह है वह समूह
सामाजिक रूप से बहिष्कृत है या आर्थिक रूप से है या राजनीतिक रूप से, और अगर वो बहिष्कृत है तो हम एक क्या करना चाहिए, तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हम उस समूह के साथ किन आधारों पर विभेद करते रहे हैं, किन आधारों पर उसके साथ हमने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है, हमने पूर्वाग्रह रखा है उसके लिए, और अगर हम उस विभेद को, उस पूर्वाग्रह को, उस पक्षपात को समाप्त कर देते हैं तो हम उसके अधिकारों की रक्षा करेंगे, पॉलिटिकल राइट्स भी, इकोनॉमिक राइट्स भी और सिविल राइट्स भी। जब ऐसा हो जाएगा तो बहिष्करण उसका दूर हो सकता है और उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यहां आपके लिए एक चित्र जो रखा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक टर्म है यहां सामाजिक एकीकरण, सोशल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या अर्थ होता है कि सबकी अपनी पहचान अलग अलग है फिर भी वो जुड़े हुए हैं। यूनिटी का मतलब होता है एकता, एक जैसे, सब एक जैसे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होगा कि अलग अलग हैं फिर भी जुड़े हुए हैं। तो हम कहते हैं राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक अखंडता, पॉलिटिकल यूनिटी एंड सोशल कल्चरल इंटीग्रेशन। चूंकि सभी संस्कृतियां अलग अलग हैं और हर संस्कृति की पहचान है अपनी, इसके बावजूद संस्कृतियों के बीच, सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष नहीं हो रहा, तो उसको कहा जाएगा सामाजिक एकीकरण, इंटीग्रेशन। कि समाज के सभी समूहों की अपनी पहचान बनी हुई है और उसके बावजूद उनके बीच परस्पर संघर्ष नहीं है, तो उस स्थिति को कहेंगे सामाजिक एकीकरण, सोशल इंटीग्रेशन। और उसमें क्या होगा, उस इंटीग्रेशन में, कि अधिकारों एवं उत्तरदायित्व के साथ लोगों की सक्रिय भूमिका होगी। मेरे अधिकार, आपके कर्तव्य, आपके अधिकार, मेरे कर्तव्य। राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव्स। लीगल थियरी है यह, विधि शास्त्र का सिद्धांत है, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल थियरी है यह, कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव्स। मेरा अधिकार है तो उसके पूरक के रूप में आपका कर्तव्य होगा, और आपका अधिकार है तो मेरा कर्तव्य होगा। अगर मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया तो आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, अगर आपने अपने कर्तव्य का पालन किया तो मेरे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो हम अधिकार भी रखेंगे अपना और अपना उत्तरदायित्व भी साथ साथ रखेंगे। अगर ऐसा करेंगे तभी हमारी अपनी पहचान भी बनी रहेगी और हम एक दूसरे के साथ एकीकृत भी हो सकेंगे। दैट इज सोशल इंटीग्रेशन। दूसरा है सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब क्या है, एक्स जो शब्द था इसको हटा दिया, इसके जगह पर यह ला दिया है, इन कर दिया। एक्स का मतलब बाहर, इन का मतलब अंदर। तो हमने एक्सक्लूजन हटा दिया तो वह इंक्लूड हो गया। यह कैसे होगा, गैर विभेदीकरण से। विभेद रोकना होगा, विभेद रोक देंगे समाज के स्तर पर। कैसे रुकेगा, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, इनमें से किसी भी आधार पर विभेद हो रहा हो, उस विभेद को रोक देंगे तो सामाजिक रूप से वह समावेशित हो जाएगा। तो एक तरफ अधिकार और कर्तव्य की जानकारी, उनकी पूरकता, कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, कोरिलेटिविटी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, वो एक दूसरे के पूरक हैं। यह समझ, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ अधिकार है तो दूसरी तरफ कर्तव्य है। तो हम अपने अधिकार की रक्षा, अपने कर्तव्य के पालन दोनों पर ध्यान देंगे तो सोशल इंटीग्रेशन होगा। और अगर हमने विभेद रोक दिया तो सोशल एक्सक्लूजन होगा, इंक्लूजन होगा। जब दोनों हो जाते हैं तब क्या होगा,
सामाजिक ससंजन, दैट इज सोशल कोहेशन, एक दूसरे से जुड़ कर रहेंगे। और जब जुड़ जाएंगे तो स्वाभाविक है विखंडन नहीं होगा, समाज टूटेगा नहीं। समाज जब नहीं टूटेगा तो समाज में संघर्ष कम होगा, और जब संघर्ष कम होगा तो समाज के सभी वर्गों की पहुंच संसाधनों तक हो जाएगी धारणीय रूप से, और कोई भी समूह सामाजिक रूप से बहिष्कृत नहीं रहेगा। इसी स्थिति को हम सामाजिक न्याय की उपलब्धता कह सकते हैं। तो बाय वे ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड सोशल इंक्लूजन you develop social cohesion. Social cohesion will lead to check on disintegration. सामाजिक एकीकरण और सामाजिक समावेशन से सामाजिक ससंजन उत्पन्न होता है, जो समाज के विखंडन को रोकता है, और सामाजिक विखंडन के रुक जाने से संघर्षों में कमी आती है, सामाजिक बहिष्करण दूर होता है और सामाजिक न्याय उपलब्ध होता है। जब सामाजिक न्याय उपलब्ध होगा तो लाभ क्या होगा? संघर्ष घटेगा। संघर्ष घटेगा तो विकास सुरक्षा पर जो खर्च होता है सरकार का, वो खर्च घटेगा। अगर 1 लाख रुपया आपकी आय है, जिसमें से आपका खर्च 30,000 रुपया अपनी सुरक्षा पर होता है, घर में चारों तरफ कैमरे लगा रखे, सिक्योरिटी की बाकी चीज़ें लगा रखी हैं, तकनीकी, 30,000 रुपया मान लिया प्रति माह खर्च करते हैं। अगर ऐसा कोई तनाव नहीं है और सुरक्षा घट जाए तो यह 30,000 रुपया घट के हो सकता है 15,000 हो जाए। तो जो बाकी का 15,000 है वो हमारे विकास में काम आएगा। तो जब सामाजिक विखंडन कम होगा, संघर्ष कम होंगी, तो हमारे विकास की दर बढ़ सकती है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा पर या अन्य प्रकार की सुरक्षा पर जो हम व्यय करते हैं, उस व्यय में कमी होगी, और वह जो व्यय है, वह जो राशि है, उस राशि का प्रयोग हम अपने परिवार, अपने समुदाय, अपने राज्य या अपने राष्ट्र के विकास के लिए कर सकते हैं। तो संघर्षों में कमी हो जाने के बाद जो समाज में स्थिति उत्पन्न होती है, उसी को हम कहते हैं सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी शब्दावली यूपीएससी ने पूछ रखी है। सोशल कैपिटल क्या होता है? सो दिस इज सोशल कैपिटल। एक विचारक है रॉबर्ट पटनम। सामाजिक पूंजी एक प्रकार की समाज की दशा है, कंडीशन है, जिसमें समाज में संघर्षों में या संघर्षों की स्थिति न्यूनतम है, घट गई है, जिससे हम सुरक्षा पर जो अनावश्यक व्यय था उसको हमने विकास में व्यय के रूप में हस्तांतरित कर दिया है और हमारा विकास हो रहा है। यही सामाजिक न्याय, सामाजिक समावेशन, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक पूंजी, सामाजिक ससंजन सब परस्पर जुड़ने वाली संकल्पनाएं। सामाजिक एकीकरण, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, सामाजिक समावेशन, विभेद रोकना, दोनों काम कर दिया तो सोशल कोहेशन हो गया, आपस में जुड़ गए लोग। जुड़ गए तो विखंडन रुक गया, विखंडन रुक गया तो सामाजिक संघर्ष घट गए, और संघर्ष घट गए तो उस स्थिति को कहेंगे कि सामाजिक पूंजी का आधार बड़ा हो गया है। जैसे सामाजिक पूंजी का आधार बड़ा हुआ है तो हमने उस राशि को जो हमने बचाया, उस राशि को हम विकास के कार्य के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और जैसे यह हुआ दोनों, इसका मतलब है कि हमने सामाजिक न्याय भी उपलब्ध करा दिया है।
यह संकल्पना सामाजिक बहिष्करण और सामाजिक न्याय से आपस में कैसे जुड़ रही है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब हमें देखना है कि हम सामाजिक न्याय को थोड़ा सा और विस्तार से कैसे पढ़ सकते हैं। हाउ टू स्टडी जस्टिस, सोशल जस्टिस फर्स्ट। जैसे अभी मैंने कहा कि सामाजिक न्याय में शब्दावली क्या है? न्याय, जस्टिस। व्हाट इज जस्टिस? दो बातें तो आपके लिए यहां लिखी हैं कि नैतिकता, तार्किकता, धर्म, समानता और विधि पर आधारित संकल्पना है और वैयक्तिक दावे से सामाजिक दावे में रूपांतरित हो गई है। स्वाभाविक है, ये जल्दी समझ में नहीं आएगा ऐसे। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? जस्टिस है, जस्टिस में यह शब्द आ रहा है, जस्ट। कह सकते हैं ऐसे कि जस्टिस में एक शब्द है जस्ट, न्यायोचित है यह। इसका अर्थ न्याय के लिए जो उचित है वही जस्टिस है। न्याय कहां से मिलेगा या तार्किक क्या है? क्या ऐसा होगा जो न्याय के लिए उचित है? एक व्यक्ति का जन्म हुआ प्रकृति में, जन्म के बाद उसे चलने, बोलने, भोजन करने, रहने, सोने, पानी पीने, सभी तरह के अधिकार उसे प्रकृति से मिल गए। और प्रकृति ने उसको इतनी क्षमता दी कि वह उन सभी अपने ऐसे अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। उसको चलने के लिए पैर दिए हैं, सोचने के लिए मस्तिष्क दिया है, तो उसके पास इतनी क्षमता विद्यमान है कि वह अपने अधिकारों का, जो उसे प्रकृति से मिले, उन अधिकारों का वह आराम से प्रयोग कर सकता है। अगर ऐसी स्थिति है उसके पास, तो कहा जाएगा कि उसे प्राकृतिक रूप से न्याय मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्याय एक ऐसी अवधारणा है जिसमें अधिकारों का अगर हम प्रयोग, किस अधिकार का? प्राकृतिक अधिकारों का अगर हम सही रूप से प्रयोग कर पा रहे हैं तो हमें न्याय उपलब्ध है। अगर नहीं कर पा रहे तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो न्याय की अवधारणा प्रकृति से ही विकसित हुई है, जिसको हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं, नैसर्गिक न्याय कहते हैं। नैसर्गिक न्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? थोड़ा सा मैं विधि की तरफ ले चलता हूं आपको, लॉ की तरफ। प्रशासनिक विधि में नैसर्गिक न्याय पढ़ा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, संविधान में भी पढ़ा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नैसर्गिक न्याय के, नेचुरल जस्टिस के दो आधार स्तंभ हैं। रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात के विरुद्ध नियम, और दूसरा है रूल ऑफ फेयर हियरिंग, निष्पक्ष सुनवाई का नियम और निष्पक्षता का नियम। इन दो नियमों पर नैसर्गिक न्याय आधारित है। पहला जो नियम है वह प्रकृति से मिला हमें, दूसरा नियम हमने कानून से उसमें ऐड किया है। तो प्रशासनिक व्यवस्था में, प्रशासनिक विधि में पक्षपात, निष्पक्षता का नियम, रूल ऑफ फेयरनेस कह लें, रूल अगेंस्ट बायस कह लें, और निष्पक्ष सुनवाई का नियम। तो निष्पक्ष सुनवाई का नियम तो हमने
कानून से डाला, प्रकृति से हमें मिला निष्पक्षता का नियम। क्यों? क्योंकि प्रकृति पक्षपात नहीं करती किसी भी जीव के साथ, और अगर प्रकृति पक्षपात नहीं करती तो यह भी कहा जा सकता है कि प्रकृति विभेद नहीं करती। नेचर डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। जब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, विभेद नहीं करेंगे, अभी तक हमने क्या समझा कि अगर विभेद नहीं करेंगे तो न्याय उपलब्ध होगा। आर्थिक रूप से विभेद खत्म करेंगे तो आर्थिक न्याय, राजनीतिक रूप से खत्म करेंगे तो राजनीतिक न्याय, सामाजिक रूप से खत्म करेंगे तो सामाजिक न्याय। हर जगह कॉमन थ्रेड क्या है? विभेद की समाप्ति। क्यों? अगर विभेद नहीं होगा तो समाज में अपने नागरिक अधिकारों का वह प्रयोग कर सकेगा। अगर विभेद समाप्त होगा तो राजनीति में राजनीतिक अधिकारों का, अर्थव्यवस्था में आर्थिक अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा। प्रकृति ने उसको जो क्षमता दी है, वह क्षमता इतनी है उसके पास कि वह अपने प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन अगर हमने विभेद करके उसकी क्षमता घटाई है तो हमने अन्याय किया है उसके साथ, और यही अन्याय दूर करना सामाजिक न्याय का मूल तत्व है, जिसके लिए कानून और बाकी चीजें काम करती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है न्याय में? कि हमारी नैतिकता कैसी है, ये हमारी मोरालिटी कैसी है, यह देखा जाएगा। कि प्रकृति ने मुझे पैदा किया है, आप सभी को पैदा किया है, हम सभी को पैदा किया है। सो ऑल ऑफ अस आर बोर्न इन द नेचर, सो ऑल ऑफ अस आर इक्वल। अगर हम सभी एक समान हैं, लेकिन आपने किसी ने भी कहा कि नहीं, अमुक व्यक्ति मेरे समान नहीं है, वह मुझसे नीचे है, तो मैंने उसके साथ विभेद कर दिया। वह कमजोर है तो मैंने उसके साथ विभेद कर दिया। तो जहां विभेद किया वहां न्याय बाधित हो गया। सामाजिक विभेद किया तो सोशल जस्टिस बाधित हो गया। लैंगिक विभेद किया तो जेंडर जस्टिस बाधित हो गया। प्रशासन में विभेद किया तो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस बाधित हो गया। तो न्याय का मतलब ही है निष्पक्ष रहना, विभेद रहित रहना। प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय निष्पक्षता के मूल तत्व पर आधारित है। उसका मूल तत्व है, एसेंस ऑफ जस्टिस इज फेयरनेस। वही नैतिकता है हमारी। तार्किक होना चाहिए, तर्क शक्ति का प्रयोग होगा कि जैसे मेरा जन्म वैसे किसी और का भी जन्म। तो जैसे मुझे क्षमता है उसकी भी क्षमता है, जैसे मेरे अधिकार हैं उसके भी अधिकार हैं, और उसके कर्तव्य हैं अगर, तो मेरे भी कर्तव्य हैं। हम मानकर क्या चलते हैं कि अधिकार मेरा, कर्तव्य उसका। उसका न तो अधिकार है न मेरा कोई कर्तव्य है, तभी संघर्ष होगा। तो हमें यह मानना है तर्क शक्ति का प्रयोग करके कि मेरा अधिकार है, आपका कर्तव्य है, दैट्स फाइन। तो आपका भी तो अधिकार होगा और मेरा कर्तव्य होगा, वह तार्किकता है। इसके अलावा शुरुआती दौर में उसका संबंध धर्म से था, क्योंकि धर्म नैतिकता का स्रोत हुआ करता था। अब तो कानून भी नैतिकता का स्रोत है। पहले केवल धर्म होता था, जहां विधि शास्त्र जब प्रचलित नहीं रहा तो धार्मिक सिद्धांतों से हमें नैतिकता मिलती थी। तो धर्म भी उसमें एक शामिल है। समानता और विधि पर आधारित संकल्पना है यह, जिसका अर्थ होता है कि हम निष्पक्षता के साथ व्यवहार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति का अधिकार इस रूप में सुरक्षित रहे कि वह, या उसकी क्षमता इस रूप में सुरक्षित रहे कि वह अपने अधिकारों का बेहतर से बेहतर प्रयोग कर सके। यही जस्टिस का कॉन्सेप्ट है इन जनरल। अब पहले एक और बात है यहाँ कि शुरुआती दौर में जब समाज और समुदाय विकसित नहीं थे, व्यक्ति के अंदर व्यक्तिवादिता थी, तो न्याय एक व्यक्ति तक सीमित था। अब हमने मान लिया कि अगर हम किसी समूह में जस्टिस दे दें तो व्यक्ति तक वह जस्टिस उपलब्ध हो जाएगी। तो धीरे धीरे व्यक्तिगत स्तर से आगे बढ़ते बढ़ते वह
सामाजिक स्तर पर चला गया है। तो न्याय की संकल्पना समय समय पर बदलती रही है। तार्किकता, नैतिकता बदलती है सामाजिक परिवेश को देखकर। आज किसी समूह के साथ विभेद हो रहा है, हो सकता है कल नहीं हो, कल किसी और समूह के साथ विभेद हो जाए, तो उसकी संकल्पना बदलेगी, तरीका बदलेगा। न्याय का मूल तत्व वही रहेगा, और वो क्या है? निष्पक्षता है या गैर विभेदीकरण है। तीन दृष्टिकोण पर चर्चा की है मैंने यहां आपके लिए कि न्याय को देखने का नजरिया क्या है, दृष्टि का कोण क्या है, व्हाट इज एन एंगल। किस दृष्टि से देखेंगे? सामने देखेंगे, तिरछी आंख से देखेंगे, कैसे देखेंगे? व्हाट इज द एंगल ऑफ आवर आईज, देखने का नजरिया क्या है। मार्क्सवादी हो सकता है। मार्क्सवादी का मतलब क्या हो गया कि वह उत्पादन और साधन, उत्पादन के साधन, उत्पादन की प्रणाली, उससे संबंधित व्यक्ति का संबंध, समाज का संबंध इससे संबंधित होगा। व्यक्ति और समाज के बीच संबंध तय करने का आधार उत्पादन, उत्पादन के साधन ये है। ये मार्क्स के सिद्धांत की बात है, उस पर हमें नहीं जाना। उसी तरह के दृष्टिकोण से क्या है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होनी चाहिए, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और संसाधनों पर सामुदायिक स्वामित्व और शोषण पर रोक होना चाहिए। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण यह कह रहा है कि सामाजिक न्याय तब मिलेगा या न्याय तब मिलेगा जब प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समूह को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, जब संसाधनों पर पूरे समुदाय का स्वामित्व है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, और किसी का भी शोषण नहीं हो रहा है। अगर ऐसी बात है, तीन बातें हो गई कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एंड चेक ऑन एक्सप्लॉयटेशन। शोषण पर रोक लगा दिया, संसाधनों पर व्यक्ति के स्वामित्व के बदले समूह का स्वामित्व रख दिया और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता कर दी, तो कहा जाएगा कि न्याय को देखने का जो नजरिया है वो मार्क्सवादी है। हमें वादों पर ध्यान नहीं देना, हमें इस पर ध्यान देना है। दृष्टिकोण तो मार्क्सवादी है, अभी उसको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन जब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो हमें इस दृष्टिकोण की चर्चा नहीं करनी है। हमें यह करना है केवल कि सामाजिक न्याय या न्याय उपलब्ध कराने के तरीके क्या हो सकते हैं। तो पहला यह, दूसरा यह, तीसरा यह, चौथा यह, अलग अलग दृष्टिकोणों से भले हमें वह प्राप्त हो रहे हैं। उदारवादी दृष्टिकोण है। इसका मतलब यहां समुदाय की बात आती है और यहां व्यक्ति की बात आती है कि व्यक्ति के स्तर पर क्या होना चाहिए, उसके सारे अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, उसके सामाजिक अधिकार, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। अगर उसके सभी अधिकार सुरक्षित हैं तो उसको न्याय मिलेगा। यह उदारवादी दृष्टिकोण है। और एक और दृष्टिकोण है उत्तर लोकतांत्रिक, पोस्ट डेमोक्रेटिक, जिसमें कर्तव्यों पर विशेष बल है कि निर्गम के बदले परिणाम पर बल है। मोर फोकस ऑन आउटकम, नॉट आउटपुट। क्या मतलब? सरकार ने मान लिया 1000 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च किया और यह कहा कि, तो इसको कहा जाएगा आगम है, यह इनपुट या आउटले कहते हैं इसको, परिव्यय। सरकार ने आवंटित कर दिया, दे दिया 1000 करोड़ रुपया शिक्षा के लिए और टारगेट रखा कि 5000 लोगों को शिक्षित करना है। कैसे? स्नातक की उपाधि दिलानी है, 5000 को ग्रेजुएट बनाना है, यह लक्ष्य है। 100%
प्राप्ति हो गई, मान ले, तो कहा जाएगा कि दिस वॉज द आउटले, 1000 करोड़ रुपीज वॉज द आउटले, टारगेट वॉज टू मेक 5000 पीपल ग्रेजुएट एंड वी अचीव्ड 100% टारगेट। जब हमने ये प्राप्त कर लिया तो इसको कहा जाएगा आउटपुट, निर्गम। तो जितना आउटले था उसके सापेक्ष हमारा जो निर्गम है, आउटपुट है, वो मिल गया। उत्तर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण यह कहता है कि हमारा काम यहीं समाप्त नहीं होता, हमें यह देखना है कि 5000 लोग जो स्नातक बने उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा का विकास के कार्य में सही उपयोग किया है। क्या सभी शिक्षित लोग राष्ट्र विकास में योगदान दे पाने में सक्षम हुए हैं? कितने लोग हुए हैं? तो मान लिया 500 लोग उसमें से ऐसे निकले जिन्होंने योगदान दिया विकास में, तो कहा जाएगा कि आउटले वॉज 1000 रुपीज, आउटपुट जो था वो 100% है, लेकिन जो परिणाम है उसका आउटकम वह 10% है। अगर हम इसको बढ़ा दें तो स्वाभाविक रूप से यह बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसको बढ़ाना बहुत जरूरी नहीं है, इसका बेहतर से बेहतर उपयोग करना ज्यादा जरूरी है। ऐसी शिक्षा दी जाए जो उसको विकास में योगदान देने में सक्षम बना सके। यह न्याय का एक दृष्टिकोण है। अर्ध या गैर सरकारी संस्थाओं की वृहद भूमिका और कर्तव्यों के विधिक मूल्य पर बल। कर्तव्यों को केवल नैतिक आधारों पर नहीं छोड़ना, कर्तव्यों को जोड़ना है दूसरे के अधिकार से, ताकि मैं कर्तव्य पालन के प्रति निष्ठावान हो सकूं। अगर मेरी नैतिकता पर छोड़ दिया जाएगा केवल, तो हो सकता है मैं उसका पालन नहीं कर पाऊं। लेकिन अगर यह कहा गया कि अगर आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो किसी और के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा, तो मेरी विवशता होगी कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं। तो कर्तव्य के पालन को विधि से जोड़ना, नॉन स्टेट एक्टर्स, एनजीओज, गैर सरकारी संगठनों, निजी संगठनों की भूमिका का विस्तार करना और निर्गम के बदले परिणाम पर बल देना, अगर यह कार्य कर दिया तो हम न्याय उपलब्ध कराएंगे। यह पोस्ट डेमोक्रेटिक अप्रोच है, यह लिबरल अप्रोच है कि अधिकार का संरक्षण करेंगे व्यक्ति के स्तर पर, और यह मार्क्सवादी दृष्टिकोण है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी, संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व होगा और शोषण पर रोक लगाई जाएगी। इतने काम अगर हम करेंगे तो हम किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय को न्याय उपलब्ध करा सकते हैं। न्याय का दार्शनिक पक्ष क्या है, इसको 3 भागों में बांटा है मैंने। एक है रॉलेशियन जस्टिस। जॉन रॉल्स की न्याय की संकल्पना क्या है? रॉल्स के पहले जो विचारक थे उन्होंने न्याय को कैसे समझा था, और रॉल्स के बाद के जो विचारक हैं वो डेविड मिलर हो, पॉजी हो, मार्था नसबॉम हो, नॉजिक हो, नेल्सन हो, कोई भी विचारक। पोस्ट रॉल्स जो विचारक आए और प्री रॉल्स जो विचारक थे, जैसे कुछ के नाम लिखे हैं मैंने, प्लेटो, एरिस्टोटल, सेंट ऑगस्टीन, जॉन लॉक, जेरमी बेंथम, ये सब। इसकी झलक है केवल यहाँ न्याय को समझने के लिए। लेकिन अगर आप न्याय को इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इसका विस्तार आप करेंगे पेपर 4 में। अगर याद होगा तो पेपर 4 में एक प्रश्न आया था कि जॉन रॉल्स के न्याय की संकल्पना क्या है। रॉल्स के पूर्व जो विचारक थे, जैसे मस्तिष्क के 3 अवयवों तर्क, विचार और इच्छा से न्याय की अवधारणा है, समानों के साथ समान व्यवहार अरस्तु ने कहा, सेंट ऑगस्टिन ने नैसर्गिक न्याय, जॉन लॉक ने नैसर्गिक न्याय स्वतंत्रता, और बेंथम ने उपयोगिता, यूटिलिटेरियन। इसकी एक झलक हमें केवल मिलनी है कि हमारी रैशनैलिटी, हमारी रीजनिंग, हमारा डिजायर, अगर इच्छा पूरी हो जाए, अगर हमारे विचार तार्किक हैं तो हम न्याय उपलब्ध करा सकते हैं। अरस्तु या अरिस्टोटल का कहना है कि
equality among equals. Equal should be treated equally, unequal should be treated unequally. प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस है यह, रॉल्स का प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस है। बेंथम ने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण अगर है तो न्याय उपलब्ध है। सेंट ऑगस्टिन और जॉन लॉक यह मानते हैं कि अगर नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय जो प्रकृति से मिला, वह सुरक्षित अगर है तो हमें न्याय मिल जाएगा। रॉल्स ने कहा निष्पक्षता और वितरण न्याय, फेयरनेस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। रॉल्स ने यह कहा कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टीज, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस, समान स्वतंत्रता का नियम, सभी को समान रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सभी की स्वतंत्रताओं की रक्षा होनी चाहिए, साधारण भाषा में कहें। दूसरा, अवसरों की समानता होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ, और जो सबसे कम संसाधन वाले व्यक्ति या समूह हैं उनको सबसे अधिक लाभ मिलना चाहिए। तो रॉल्स की जो अवधारणा है उसमें तीन बातें हैं। एक तो मूल तत्व है इसका निष्पक्षता और वितरण न्याय, और इसके जो नियम हैं वो क्या है? समान स्वतंत्रता, दूसरा अवसरों की समानता, और तीसरा विभेद या भिन्नता। मतलब सबसे कम संसाधन वाले समूहों को वरीयता। बिल्कुल साधारण भाषा में इसको ऐसे समझा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टीज, प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस। रॉल्स ने ये तीन बातें कहकर न्याय की अवधारणा को स्पष्ट किया है। और तीसरा जो सेगमेंट है उसमें वो क्या था? रॉल्स के उपरांत जो विचारक हैं, नॉजिक हो, नेल्सन हो, मिलर हैं, या कोई भी, बहुत सारे विचारक हैं, दो बातें कही सभी विचारकों ने। पात्रता, एंटाइटलमेंट, और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको पाने का अधिकारी हूं, मैंने भारत में जन्म लिया, हम सभी भारत के नागरिक हैं, तो हमारा अधिकार है कि मुझे ऐसे संसाधन मिलने ही चाहिए, और यह जवाबदेही राज्य की है। आई एम एंटाइटल्ड टू गेट दिस रिसोर्स फ्रॉम द स्टेट। मुझे राज्य से ऐसे संसाधन प्राप्त करने का अधिकार है। यह पात्रता है, मैं पात्र हूं उसके लिए। अगर मुझे शिक्षा के लिए, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, तो पात्रता क्या होनी चाहिए? सिविल सेवा में जाने के लिए स्नातक होना चाहिए। तो अगर आप स्नातक हैं तो हम यह दावा कर सकते हैं कि मुझे परीक्षा देने से रोका नहीं जा सकता, मैं उसके लिए पात्र हूं, आई एम एंटाइटल्ड। और उस एंटाइटलमेंट के आधार पर राज्य को संसाधनों का वितरण करना होगा। इस आधार पर न्याय की अवधारणा के दार्शनिक पक्ष को समझ सकते हैं।
तो मुख्य रूप से दो बातें आई सामने। नैसर्गिक न्याय एक बहुत बड़ा पक्ष है, निष्पक्षता बहुत बड़ा पक्ष है, और वितरण न्याय, नेचुरल जस्टिस, निष्पक्षता, फेयरनेस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कि जिसको जितने संसाधन की जरूरत है उसे सही समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाना चाहिए। अब आ रहे हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर, सामाजिक न्याय किसको कहते हैं। हमने चर्चा क्या की है, सामाजिक रूप से बहिष्करण क्या होता है, कैसे होता है, सामाजिक समावेशन क्या होता है, कैसे सामाजिक बहिष्करण दूर करके हम सामाजिक न्याय दे सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि न्याय क्या होता है, कैसे दिया जा सकता है, और अब हम चर्चा करें सामाजिक न्याय की। लुइगी टेपरेली, फादर लुइगी टेपरेली ने इस शब्दावली का प्रयोग किया था, ऐसा माना जाता है 1840 में। इट इज बिलीव्ड दैट फादर लुइगी टेपरेली हैज यूज्ड दिस टर्म। फ्रैंकेना, विलियम फ्रैंकेना ने कहा कि सोशल जस्टिस वितरण और पुनर्वितरण पर है, मतलब धारणीयता। एक बार संसाधन नहीं देना, लगातार उसे सतत रूप से, धारणीय रूप से उस तक संसाधन उपलब्ध होना चाहिए। तो एक बार वितरण करेंगे, फिर दोबारा उसको जब जरूरत होगी तो फिर वितरण करेंगे। तो वितरण और पुनर्वितरण करते रहना संसाधनों का, यही सामाजिक न्याय का आधार है, ऐसा कहा है विलियम फ्रैंकेना ने। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि जब तक सामाजिक स्तर पर समानता नहीं लाई जाएगी, सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। तो जो हमने अब तक पढ़ा कि सामाजिक बहिष्करण अगर हो रहा है तो सामाजिक बहिष्करण दूर करने से ही सामाजिक न्याय उपलब्ध होगा, वो मिल की अवधारणा है। और जो हमने वितरण की अभी बात कही है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वह फ्रैंकेना की अवधारणा है। इस आधार पर हम सामाजिक न्याय को परिभाषित कर सकते हैं कि सामाजिक न्याय वह अवधारणा है जो सामाजिक स्तर पर समानता सुनिश्चित करती है और वितरण एवं संसाधनों के वितरण और पुनर्वितरण के लिए उत्तरदायी है। इस रूप में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा देश के बाहर चलें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संबंध में क्या कहा है कि अगर सामाजिक न्याय उपलब्ध होगा तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होगा, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पीसफुल को एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है कि ए और बी अलग अलग हैं, फिर भी साथ रह रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों की अपनी अपनी पहचान है, फिर भी साथ हैं, संघर्ष नहीं है। यह कब होगा? जब दोनों में से किसी के साथ विभेद नहीं करेंगे। अगर विभेद नहीं करेंगे तो सामाजिक न्याय उसे उपलब्ध होगा। तो दोनों को अगर सामाजिक न्याय उपलब्ध करा दें तो दोनों के बीच संघर्ष नहीं होगा और यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की तरफ ले जाएगा। तो यूएन का यह मानना है कि सोशल जस्टिस ही वर्ल्ड में, विश्व स्तर पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व लाने का जरिया है या उसका आधार है। डिक्लेरेशन ऑन सोशल जस्टिस फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन एक घोषणा पत्र है। ऐसे जो घोषणा पत्र होते हैं, उन घोषणा पत्रों में विश्व के लिए बात कही जाती है। भले मान लिया 120, 150, 150, 200 राष्ट्रों ने भाग लिया, लेकिन वह जो उसमें लिखा जाता है घोषणा में, उस घोषणा का अर्थ होता है कि हम सभी जो यहाँ भागीदारी निभा रहे हैं, इन्होंने यह निर्णय लिया है कि विश्व स्तर पर हम यह कार्य करेंगे। डिक्लेरेशन ऑन सोशल जस्टिस फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। निष्पक्ष,
वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर घोषणा पत्र, ये 2008 का घोषणा पत्र है, जिसमें मुख्य मुद्दा क्या है? निष्पक्षता, फेयरनेस। इसी निष्पक्षता पर फोकस है यह पूरा का पूरा घोषणा पत्र, जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। इसी आधार पर 20 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 2009 से यह सेलिब्रेशन हो रहा है। एवरी ईयर फ्रॉम 2009, 20 फरवरी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। इसी घोषणा पत्र के बाद हमने सोशल जस्टिस को महत्वपूर्ण स्थान दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब यह घोषणा पत्र बना कब? तो 2008 में। प्रेरणा कहां से आई है? तो प्रेरणा आई है, एक और दस्तावेज है, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1995, कि सामाजिक न्याय, समानता और समता, सोशल जस्टिस, इसको कहते हैं इक्वालिटी, इसको कहते हैं इक्विटी। अगर तीनों मिल जाएं तो क्या होगा? सामाजिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से काम करेंगी, कोई तनाव नहीं होगा। समानता मतलब बराबरी, समता मतलब जिसकी जितनी जरूरत। तो हम बराबरी के अधिकार देंगे, जैसे राइट्स आर इक्वेटेड, सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त है, लेकिन किसी व्यक्ति समूह को खास संसाधन इसलिए दिया जाएगा जो मुझे नहीं दिया जाएगा, यदि उसको उस संसाधन की आवश्यकता है। इसको कहेंगे समता, इक्विटी। तो इक्विटी, जिसको प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस है, कि मुझे इसकी जरूरत है तो मुझे मिलना चाहिए, आपको किसी और चीज की जरूरत है तो आपको कुछ और मिलना चाहिए। तो समानता भी होनी चाहिए, पात्रता सबकी एक जैसी है, लेकिन संसाधनों का जो वितरण होगा वह प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस पर होना चाहिए। तो हम यह मानकर चलेंगे कि सामाजिक व्यवस्था तभी अच्छी हो सकती है जब उस व्यवस्था में सामाजिक न्याय भी उपलब्ध हो, समानता भी हो और समता भी हो। यह कहा कोपेनहेगन डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1995 ने, जिसके बेस पर हमने 2008 में डिक्लेरेशन ऑन सोशल जस्टिस फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन को स्वीकार किया, और 2009 से हमने विश्व स्तर पर इस रूप में उसको महत्व दिया कि 20 फरवरी को हम विश्व सामाजिक न्याय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब हमें बात करनी है भारत के संविधान में सामाजिक न्याय कहां है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किया था कि भारत का जो संविधान है वह वेलफेयर को सबसे अधिक महत्व देता है। द बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेलफेयर। उसके लिए हमने कई काम किए। उन सभी कामों में राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, तीन तरह के न्याय की बात कही। कहां? उद्देशिका में, प्रियम्बल में, कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। राजनीतिक न्याय का मतलब अधिकारों का संरक्षण, सामाजिक न्याय का मतलब निष्पक्षता, और आर्थिक न्याय का मतलब वितरण। अधिकार का संरक्षण करना है राज्य को, निष्पक्ष रूप से काम करना है, और संसाधनों का धारणीय रूप से वितरण करना है, जिसकी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से, समता मूलक वितरण। तो वितरण न्याय का सिद्धांत है आर्थिक न्याय के लिए, निष्पक्षता का सिद्धांत है सामाजिक न्याय के लिए, और अधिकारों के संरक्षण का सिद्धांत है
राजनीतिक न्याय के लिए। इन तीनों की बात संविधान की उद्देशिका में तो मार्गदर्शन के रूप में है और अन्य जगहों पर उसका विस्तार है कि राज्य को कैसे दिशा निर्देश मिलेगा, राज्य को क्या करना चाहिए, जिसका एक उदाहरण क्या था कि अनुच्छेद 15 खंड 1 में यह लिखा गया है कि राज्य जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश या इनमें से किसी एक के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो विभेद को रोका गया है सामाजिक न्याय देने के लिए। ऐसे बहुत सारे प्रावधान संविधान में शामिल हैं। निष्पक्षता से क्या होगा? गैर विभेदीकरण, उससे क्या होगा? समानता आएगी। समानता कैसी? प्रतिष्ठा की और अवसर की। जब ये दोनों हो गया तो वितरण न्याय होगा और अधिकारों का संरक्षण होगा। एक चार्ट है, फ्लो चार्ट। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? निष्पक्षता, फेयरनेस। सो जस्टिस इज फेयरनेस इन इंडिया। भारत में न्याय का अर्थ ही निष्पक्षता है। जैसे हम निष्पक्ष होते हैं, हम विभेद नहीं करेंगे, तो गैर विभेद हो गया। यह जब कोई विभेद नहीं करेंगे, मतलब पक्षपातपूर्ण या पूर्वाग्रह वाला व्यवहार नहीं करेंगे, तो हम समानता सुनिश्चित करेंगे। समानता कैसी लाएंगे? एक तरफ समाज में सबकी प्रतिष्ठा, गरिमा की सुरक्षा करेंगे और दूसरी तरफ उसको अवसर की समानता देंगे। सभी तरह के अवसर उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। जब ऐसा होगा तो संसाधनों का वितरण उस तक होगा और वह मुख्य धारा से जुड़ेगा, और जब मुख्य धारा से जुड़ जाएगा तो उसके सभी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ये डायरेक्शन है संविधान का कि राज्य को क्या करना है। तो राज्य के लिए सबसे अच्छा काम क्या? ये तो सिद्धांत है, ये तो अंतर्निहित है उसमें। राज्य के लिए करना क्या है? गैर विभेद से समानता लानी है। तो 14 से 18 के जो प्रावधान है वो सामाजिक न्याय से सीधे सीधे जुड़ेंगे इस आधार पर। दूसरा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के बाद जब वितरण न्याय सुनिश्चित करेंगे, संसाधनों का समतामूलक वितरण, वो कैसे होगा? अनुच्छेद 38, 39, 46। इसको ऐसे समझिए। अनुच्छेद 38, 1 और 2, ये क्या है? समूहों के स्तर पर समानता। दूसरा, अनुच्छेद 39 बी और सी, या अलग अलग कर दें, बी और सी, संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर रोक। और अनुच्छेद 46 में क्या है? कमजोर वर्गों का कल्याण। तो अनुच्छेद 38, 39 और 46 की एक साथ जब व्याख्या की गई उच्चतम न्यायालय द्वारा, तो वितरण न्याय के सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। तो वितरण न्याय देना हमारा मूल कार्य है। इसलिए जब हम इसकी बात कर रहे हैं, निष्पक्षता मूल सिद्धांत पर आधारित गैर विभेद की नीति, जिससे 14 से 18 के लिए हम समानता सुनिश्चित करेंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की। 38, 39, 46 से जो वितरण न्याय की संकल्पना आ रही है,
उसकी रक्षा करेंगे, संसाधन उपलब्ध कराएंगे और उससे हम अधिकारों का संरक्षण करेंगे, जिससे कि हम सभी तरह के न्याय उपलब्ध करा सकें। बात वही है, निष्पक्षता से नैसर्गिक न्याय है, नेचुरल जस्टिस, जो प्रकृति से मिला था। नेचुरल जस्टिस से आगे बढ़े, गैर विभेद किया तो सामाजिक न्याय, समतामूलक वितरण किया तो आर्थिक न्याय और अधिकारों का संरक्षण किया तो राजनीतिक न्याय। एक डायरेक्शन यह कह रहा है। तो पहले नैसर्गिक न्याय है, सबसे पहले निष्पक्षता, उसके बाद विभेद रोकना जिससे सामाजिक न्याय हो, संसाधनों का समतामूलक वितरण करना जिससे आर्थिक न्याय हो और अधिकारों का संरक्षण होगा जिससे राजनीतिक न्याय मिलेगा। अब उल्टा कर दें कि पॉलिसी ऐसी बनाई कि वितरण हो, तो सबसे पहले राजनीतिक न्याय, वितरण के लिए नीति बनाई, समान अवसर दिया और समान अवसर देकर हमने प्रतिष्ठा की समानता सुनिश्चित की है। तो हम या तो नेचुरल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस से कल्याण का लक्ष्य पूरा करें, या पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड अल्टीमेटली नेचुरल जस्टिस से हम कल्याण की बात करें। तो एक डायरेक्शन इधर से भी है और जब ऐसा हो गया तो यही हमारा लक्ष्य है, संविधान का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह, इस पूरे चार्ट को देखें, अगर यह नहीं है, चाहे इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, अगर यह नहीं है तो हम इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि पूरा जो प्रशासनिक व्यवस्था है भारत की, पूरी जो शासन व्यवस्था है, जिसको आपको प्रश्न पत्र 2 में पढ़ना है, उसका मूल लक्ष्य प्राप्त करना लोकतांत्रिक समाजवाद का किस पर निर्भर करेगा? सामाजिक न्याय पर। इसीलिए राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था जो नीति निर्माण का कार्य करती है, उसके द्वारा सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराकर हम लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे अधिक वेटेज पॉलिटी गवर्नेंस को होगा और दूसरा वेटेज किसका होना चाहिए? सोशल जस्टिस का। इसलिए यह मैंने शुरुआत में कहा कि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और तर्क इसके पीछे क्या है कि वह हम वेटेज देख रहे हैं, तो पिछले प्रश्नों को अगर देखा तो वेटेज देख रहे हैं कि इट इज मोर और लेस वेरी सिमिलर टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस। दूसरी बात जो मैंने कहा कि इसका भारतीय समाज के मूल बातों से संबंध कम है, इसका संबंध विधि, शासन व्यवस्था, नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन, इससे ज्यादा है। इसलिए इसको प्रश्न पत्र 2 में रखा गया है और भारतीय समाज को प्रश्न पत्र 1 में रखा गया है। अब इसके पहले यदि हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक दृष्टिकोण इसका क्या है, सामाजिक न्याय का न्यायिक दृष्टिकोण क्या है। एक केस है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बनाम भारत संघ 1995। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि सामाजिक न्याय ही वह उपकरण है जो मानवीय गरिमा की सुरक्षा कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण यह है कि बिना मानवीय गरिमा के जीवन के अधिकार का कोई औचित्य नहीं है। जीवन का अधिकार अर्थहीन हो जाएगा यदि मानवीय गरिमा सुनिश्चित नहीं होती, और मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने का जो साधन है वह सामाजिक न्याय है। सो सोशल जस्टिस
सामाजिक न्याय से मानवीय गरिमा की रक्षा और मानवीय गरिमा की रक्षा से जीवन के अधिकार को महत्व देना, यही उच्चतम न्यायालय का एक दृष्टिकोण है। पहला कि सामाजिक न्याय मानवीय गरिमा के संरक्षण के साथ जीवन के अधिकार को अर्थपूर्ण बनाता है। एक वाक्य में कहें अगर तो। दूसरा केस है एक बलबीर कौर बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2008 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2000। यह कह रहा है कि प्रशासन सही काम कर रहा है या नहीं, भारत में प्रशासन या शासन व्यवस्था सही तौर पर काम कर रही है या नहीं, इसकी जांच कैसे करेंगे? तो जांच करने का मानक सामाजिक न्याय है। सो सोशल जस्टिस इज द यार्डस्टिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। उच्चतम न्यायालय ने कहा, पहले केस में क्या कहा कि सामाजिक न्याय मानवीय गरिमा के संरक्षण से जीवन के अधिकार को अर्थपूर्ण बनाता है, और इस केस में यह कहा कि प्रशासनिक न्याय का मानक है सामाजिक न्याय। अगर सामाजिक न्याय नहीं मिला है तो प्रशासनिक न्याय नहीं मिला है, यह मान लिया जाएगा। इसका मतलब कि प्रशासन का नीति निर्माण की प्रक्रिया कैसी चल रही है, कैसे वह न्याय उपलब्ध करा रही है, उसी पर तय होगा कि वह सामाजिक न्याय दे रही है या नहीं। अगर नहीं दे रही तो प्रशासनिक न्याय उपलब्ध नहीं है। ये दो मुख्य बातें हैं, तो बहुत सारे मामले, लेकिन दो मुख्य बातों पर हम चर्चा कर सकते हैं। अब जो तीसरा खंड है आज की टॉपिक में, स्व सहायता समूह का, सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या मतलब? अपने से सहायता करनी है, स्व सहायता है। यह आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित भी है कि स्व सहायता समूहों की क्या भूमिका है। एक है गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर रजिस्टर्ड बॉडीज। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत वो पंजीकृत होती हैं। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1888, उससे भी ट्रस्ट बनाया जा सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जा सकती है। स्व सहायता समूह ऐसे समूह हैं जिनमें लोगों की संख्या कम है, अधिकतम 20। सब एक जैसे होने चाहिए, समानता है उनमें। उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो प्रति माह 250 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2.5 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का स्वामित्व नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी शर्तों को पूरा करते हैं कुछ लोग, तो अधिक से अधिक 20 लोग इस तरह के समूह का निर्माण कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी राशि बचाकर एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, इसलिए नाम रखा स्व सहायता। और आसानी के लिए क्या किया कि 24 जुलाई 1991 को जारी एक आदेश के अनुसार यह कहा कि ऐसे समूहों को पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं होगी। सो इट इज नॉट एसेंशियल फॉर देम टू गेट रजिस्टर्ड। उनका पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। काम क्या करते हैं ये? अभी मैंने कहा कि आपस में सहयोग करने के लिए वो क्या करेंगे? छोटी बचतों को बढ़ावा देंगे, स्मॉल सेविंग्स, लघु बचत, और उस बचत से ऋण उपलब्ध कराएंगे लोगों को आपस में ही। स्थानीय स्तर पर लोगों को बताएंगे कि क्या होता है, कैसे लोन का उपयोग करना चाहिए, कैसे बचत की जानी चाहिए, इसकी जानकारी देंगे। तो एक तरफ क्या हो गया? फाइनेंशियल लिटरेसी, साक्षर बनाएंगे वित्त के क्षेत्र में। दूसरा, वित्तीय क्षमता का निर्माण, बचत करेंगे तो उनकी वित्तीय क्षमता बढ़ेगी। तो पहले वित्त की जानकारी होगी, वित्तीय क्षमता बढ़ेगी। आपस में जब सहयोग करेंगे तो टकराव कम होगा, संघर्ष कम होगा।
और ऋण देंगे दूसरे की सहायता के लिए। तो 4 तरह से मुख्य काम ये कर सकते हैं। दे इम्प्रूव फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता बढ़ाते हैं, छोटी बचतों के जरिए वित्त की क्षमता बढ़ाते हैं, परस्पर सहयोग समन्वय के साथ संघर्ष को घटाते हैं और सहायता करने के लिए वो साख बढ़ाते हैं, क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराते हैं। 250 रुपये प्रति माह से ज़्यादा की आय नहीं होनी चाहिए प्रति व्यक्ति। लैंड होल्डिंग जो है वो 2.5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अधिक से अधिक 20 लोग होने चाहिए और उनको किसी भी कानून के तहत पंजीकृत होने के लिए उन पर कोई बाध्यता नहीं है। बात वही है, लघु बचत, वित्तीय साक्षरता, साख। इससे क्या होगा? लघु वित्त होगा, माइक्रो फाइनेंस। छोटी छोटी बचतों को एक साथ इकट्ठा करके जब हम उसका उपयोग उत्पादन में करेंगे तो माइक्रो फाइनेंस, छोटे स्तर पर कम राशि में हमने काम किया तो लघु वित्त है। वित्तीय साक्षरता बढ़ाएंगे तो एक विचार पनपेगा कि मुझे बैंक में खाता रखना चाहिए, तो उस व्यक्ति का वित्तीय समावेशन होगा जो मुख्य धारा से बाहर है, बैंकों के नेटवर्क से बाहर है। तो बैंक के नेटवर्क में आएगा तो वित्तीय समावेशन होगा। बैंक से जब जुड़ेगा तो धीरे धीरे उसके विकास में सहायता मिलेगी, पूंजी उसको प्राप्त होगी, तो अंतिम रूप से वह जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक होगा। जब ऐसी स्थिति हो गई तब क्या होगा? जीवन स्तर में सुधार हो गया, मान लें, क्या क्या होगा? सामुदायिक सशक्तिकरण। किसका? समूह का। सभी लोग जो उसके समूह में हैं उनका जो जीवन स्तर है वो बढ़ा है, तो पूरे समुदाय में सशक्त होंगे लोग, अपने अधिकारों कर्तव्यों के प्रति जानकारी बढ़ेगी उनकी। महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। ऑल विमेन एसएचजीज भी हैं, सभी सर्व महिला स्व सहायता समूह। तो महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ेगी, लैंगिक विभेद घटेगा वित्त के साक्षरता में, वित्तीय समावेशन में। तो मुख्य धारा में महिलाओं को जोड़ा जा सकता है, यह लाभ होगा। और संघर्ष निवारण तो होगा ही, परस्पर सहयोग और समन्वय के साथ। इससे क्या हो गया? सबसे पहला क्या होगा कि सामाजिक आर्थिक वित्तीय समावेशन, सामाजिक आर्थिक वित्तीय तीनों स्तर पर समावेशन। बहिष्करण की समाप्ति। बहिष्करण की समाप्ति अगर होती है तो क्या होगा? ये शुरुआत में ही बताया मैंने कि जब बहिष्करण होता है इसका मतलब है कि विभेद होता है, और अगर विभेद नहीं है तो लोग उसमें समावेशित होंगे। बहिष्करण समाप्त होगा तो स्वाभाविक तौर पर सामाजिक न्याय मिलेगा, और सामाजिक न्याय जब मिलेगा तो अंतिम रूप से वह व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों का बेहतर प्रयोग कर सकेगा, जिसको हम नैसर्गिक न्याय कहेंगे। और उस नैसर्गिक न्याय की रक्षा अगर हो गई तभी राष्ट्र में प्रशासनिक न्याय उपलब्ध है, ऐसा कहा जा सकता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, तो वो कैसे महत्वपूर्ण है? एक प्रश्न आपके सामने रखा गया है। प्रश्न है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है? क्या आप सोचते हैं कि भारत जैसे देश में सामाजिक न्याय सही अर्थ में न्याय प्रशासन का मानक है? पुष्टि कीजिए। What is the concept of social justice? Do you think that social justice in true sense is the yardstick of administration of justice in a country like India? Justify. हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है? सीधे सीधे लिखना है। अगर यह पूछा जाता कि सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, तो मुझे परिभाषा देने के अलावा अपनी बात कहनी पड़ती। यहां पूछा जा रहा है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा है क्या? व्हाट इज, नॉट व्हाट ऑट टू बी। क्या होनी चाहिए थी, यह नहीं लिखना है, क्या है यह बताना है। सोशल जस्टिस को डिफाइन करना है। यहां डू यू थिंक, यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है?
क्या आप सोचते हैं तो आप हैं कौन? पहला प्रश्न ये सबसे गंभीर, कौन है आप? राजनेता, प्रशासक, आम नागरिक, कौन है? अभी आम नागरिक हैं, क्या बनना चाहते हैं? प्रशासक। सोच कैसी होनी चाहिए प्रशासक की? तो शासन व्यवस्था का अप्रोच चाहिए, गवर्नेंस का अप्रोच चाहिए, व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति का अप्रोच होगा तो हो सकता है मैं लिख दूं कि सामाजिक न्याय की अवधारणा का कोई औचित्य नहीं है, ये मेरा मानना हो सकता है, लेकिन मैं कौन हूं यह इंपॉर्टेंट है उत्तर लिखने में। और आप चूंकि भावी प्रशासक हैं, इसलिए आपकी सोच शासन व्यवस्था के एंगल से होनी चाहिए। तो क्या आप सोचते हैं कि भारत जैसे देश में सामाजिक न्याय सही अर्थ में न्याय प्रशासन का मानक है? प्रशासन का काम क्या है? विभेद रोकना। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर विभेद रोका जाएगा। अगर विभेद रोक दिया, अवसरों की समानता करा दी, संसाधनों का वितरण करा दिया, तो सामाजिक न्याय होगा ही। और जब तक यह नहीं होगा तब तक प्रशासन के कार्य करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए उन तथ्यों के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय ही भारत में प्रशासनिक न्याय का मानक सिद्ध होता है। अब तक जो बात मैंने कही, उन्हीं तथ्यों पर आपका उत्तर यह तैयार हो सकता है। केवल आपको समझना क्या है बारीकी, कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है, आप क्या समझते हैं और क्या है यह बताना, आपको परिभाषा देनी है और अपने आप को प्रशासन के दृष्टिकोण से देखना है आपको कि आपका नजरिया क्या है। दूसरा प्रश्न है इसी में कि हालांकि भारत में स्व सहायता समूह वित्तीय समावेशन के एक प्रभावी तंत्र के रूप में उभर गए हैं, लेकिन क्या ये सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने में भी कोई भूमिका निभा सकते हैं? Though self-help groups have emerged as an effective mechanism of financial inclusion in India, can they also play any role in the delivery of social justice? शुरुआत में मैंने कहा था कार्य और भूमिका में अंतर। यहां हमसे क्या पूछा जा रहा है? भूमिका। कार्य क्या करते हैं ये? What you do is your function. Why do you do is your role. आप क्या करते हैं यह आपका कार्य है, क्यों करते हैं यह भूमिका है। वित्तीय साक्षरता बढ़ाते हैं स्व सहायता समूह, वित्तीय साक्षरता बढ़ा के लघु बचत को बढ़ावा देते हैं, वित्तीय क्षमता बढ़ाते हैं लोगों की। क्यों? ताकि समुदाय का सशक्तिकरण हो, जीवन स्तर में सुधार हो, लैंगिक विभेद समाप्त हो, सामाजिक बहिष्करण की समाप्ति हो। जब यह हो जाएगा तो सामाजिक न्याय स्वतः उपलब्ध हो जाएगा। तो हमें बताना क्या है इस तरह के प्रश्नों में, उसके कार्य क्या है और विश्लेषण क्या होगा, इन कार्यों का लाभ क्या होगा। जो लाभ है वही भूमिका है कि उसका उद्देश्य है वह। अगर हमने कार्य लिखकर छोड़ दिया तो परीक्षक यह मानेगा कि आपको प्रश्न की मांग समझ में नहीं आ रही। प्रश्न को किस रूप में रखा जाता है यूपीएससी में? एक समस्या के तौर पर, और आपका उत्तर उस समस्या का समाधान होता है। क्यों? क्योंकि शासन का काम ही समस्या समाधान है। तो अगर मुझे प्रश्न की मांग समझ में नहीं आती, इसका मतलब है कि मुझे समस्या की जड़ समझ नहीं आती। अगर समस्या नहीं समझ में आती तो मैं समाधान नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपने तथ्यात्मक रूप से भी उत्तर दिया है तो अच्छे अंक नहीं आएंगे। तो हमें यह देखना है कि शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए। प्रश्न में क्या मुझसे पूछा जा रहा है, उस मांग को समझना है, उसके अनुरूप आपको उत्तर देना है। इस आधार पर अगर हम अपनी बातों को कहेंगे तो वह निश्चित रूप से अंक हमें हमारी अपेक्षा पर देगा ही। आज के लेक्चर में जितनी बात मैंने बताई उससे मुझे विश्वास है कि आपको
ये बातें समझ में आ गई होंगी कि सामाजिक न्याय की स्थिति क्या है, बहिष्करण किसको कहते हैं, कैसे काम करता है प्रशासन, क्यों काम करता है प्रशासन, इस तरह की बातें समझ में आई होंगी। आने वाले फिर कुछ वीडियोस में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे और आशा करेंगे कि आप इसको अपनी परीक्षा की रणनीति में अवश्य शामिल करेंगे, ताकि आपकी समझ ऐसी विकसित हो कि आप अपने स्तर से सटीक और सारगर्भित उत्तर लिखकर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।